नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। जी हाँ, नया सवेरा में हम बहुत सारी खबरों से आपको करेंगे अपडेट, साथ ही साथ प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें मुख्य रूप से प्रकाशित हैं। आत्मनिर्भर भारत की झलक भी आज नया सवेरा के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। मैं हूँ पूरे 1 घंटे आपके साथ संध्या शर्मा और मेरे साथ रहने वाले मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा। शुक्रिया संध्या। और खासतौर से आपको बताएंगे न सिर्फ देश में कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर आज सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, इसके साथ साथ अगर बात की जाए दुनिया की यानी पूरे विश्व की, क्या कुछ खास चल रहा है और इस पूरे विश्व में भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसे वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है, इस पर भी डालेंगे नजर। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का 2 टूक बयान, भारत में राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं ऊर्जा से जुड़े फैसले, पश्चिम एशिया संघर्ष को कूटनीति से हल करने पर भी जोर। वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाया भारत की विकास दर का अनुमान, विकास दर में भी वृद्धि। कहा पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। जनहित में सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल की बिक्री पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू, औद्योगिक और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए अगले 90 दिनों तक 200 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा डीजल। ट्रंप का दावा, ईरान कभी नहीं बन पाएगा परमाणु हथियार, अगले कुछ दिनों में समझौते को दिया जाएगा अंतिम रूप, कागजात लगभग तैयार। और मैक्सिको में फीफा विश्व कप की धमाकेदार शुरुआत, पहले मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। और आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से भी। आपको बता दें फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने एक जो बयान दिया है वो इस वक्त कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है संध्या, इस पर हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानें। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ तौर पर 2 टूक कहा कि भारत में ऊर्जा से जुड़े फैसले राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर ऐसे फैसले लिए जाते हैं। फिनलैंड में प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा मंच कुलतारंता वार्ता में उन्होंने ये बात कही है। विदेश मंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों का भी उल्लेख किया, जो लोगों के आपसी संबंधों, ऊर्जा सहयोग और बढ़ती रणनीतिक एवं रक्षा साझेदारी पर आधारित है। साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे पहुंचकर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और जीवन अव्यवस्थित कर रहे हैं। I buy oil based on cost and availability. So at that point of time, much of the oil available on the market was Russian because Europeans were essentially buying up the Middle East oil, which was our traditional supply. So circumstances pushed us in a certain direction. But since you spoke about moral ambiguity, I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. और इसी बीच वर्ल्ड बैंक से एक बेहद ही अहम खबर भी आई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की विकास दर 2026 के लिए 6.6% और 2027 के लिए 7.2% अनुमानित की गई है। बिल्कुल, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू मांग और निर्यात में तेजी की जो वजह है उससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दक्षिण एशिया में भारत का प्रदर्शन भी शानदार रहा है
और वर्ल्ड बैंक ने हालांकि चेतावनी ये दी है कि वैश्विक अनिश्चितता और तेल की बढ़ती कीमतों से 2026 में वैश्विक विकास दर धीमी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भारत उन चुनिंदा देशों में है जिनकी रेटिंग में सुधार हुआ है। और ये खासतौर से आपको बता दें क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इसमें जो बदलाव किया है, जो अनुमान था उसको बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ साथ 2027 की जब हम बात करते हैं वहाँ पर हमने देखा किस तरीके से एक बड़ी वृद्धि जो है वो नज़र आती है। और इसके पीछे जो घरेलू मांग लगातार निकलती आ रही है उसको एक बड़ा वजह, एक बड़ा कारण जो है संध्या उसको माना गया है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके की परिस्थितियां नहीं, लेकिन भारत में जो घरेलू मांग निकलती हुई आ रही है या उसके साथ साथ जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, कई ऐसे कारक हैं जो कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मुकुल, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जब नीति और निर्णय लेने की आप में कुव्वत होती है तो फिर इस तरह के परिणाम भी सामने आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जिस तरह से हवाला दिया है तो निश्चित तौर पर ये भारत की गति और आर्थिक रूप से प्रगति को दर्शाता है। और भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी जुड़ गई हैं। आंचल, आपसे समझना चाहेंगे इसको कि किस तरह से भारत की आर्थिक रूप से जो मजबूती है उसको कैसे समझा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारत ने पश्चिम एशिया के हालात हम सभी के सामने है, लेकिन जिस स्थिरता को बनाए रखा है उसमें कौन कौन से ऐसे मुख्य कारक को हम समझ सकते हैं? संध्या, वो एक सवाल है ना कि सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कौन, तो इसका 100% सटीक जवाब अब है भारत। और ख़ास तौर पर जो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उन्होंने बताए। पहला फैक्टर ये कि जो आपकी घरेलू खपत है यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें एक अपटिक देखा गया है, और कैसे सरकार ने जब पश्चिम एशिया में जो भी तनाव चल रहा था उसकी वजह से ईंधन की कीमतों में जो कटौती की, यानी कि अगर हम अन्य देशों से भारत की तुलना करें तो भारत अभी भी एक कंफर्टेबल और कुशनिंग पोजीशन में है जब हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक को लेकर। सेकेंडली, किस तरह से जब हम घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमारे खुद के जो अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिसमें हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, ये कहीं ना कहीं तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए इस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि भारत अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी को कहीं ना कहीं जो 2.7% हो सकती थी आने वाले सालों में, उसके अनुमान को घटाकर 2.5% कर दिया गया। और कैसे जो भारत के मुक्त व्यापार समझौते हैं अलग अलग देशों से, मदर ऑफ ऑल डील्स अगर हम ना भूलें, तो कैसे वो अलग अलग उन सेक्टर्स पर असर डालेगा जो भारत की आर्थिक व्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर्स माने जाते हैं। जैसे कि हम उन अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स की बात करें जिसमें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप क्लाउडिंग और IOGT, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां भारत ने तकनीकी दक्षता को अपना हथियार बनाया। और इस तकनीकी दक्षता में जब हम 2047 के उस परिलक्ष्य को लक्षित करने की बात करते हैं, यानी कि विकसित भारत 2047, इसके लिए कई देश आ गया है। हमने देखा कि अभी जो 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए थे, नॉर्डिक देश अगर हम सब याद करें, तो वहां पर भी जाके इन तमाम सेक्टर्स को लेकर कई समझौते हुए हैं जो आगे आने वाले सालों में किस तरह से इस पूरी आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमने अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ते हुए देखा। और घरेलू कंजम्पशन का आगे बढ़ना ये साफ बताता है कि आपकी रूरल इकोनॉमी, जो कहीं ना कहीं धुरी मानी जाती है आर्थिक व्यवस्था और जीडीपी को सुदृढ़ करने के लिए, वो एक अच्छी पोजीशन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल आंचल, और इससे पहले हमने देखा था IMF उसने भी संशोधन यहाँ पर किया था। उसके बाद भारत की जो विकास दर है, जो GDP विकास दर है, उसमें इजाफा किया गया था। और तमाम जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं S&P ग्लोबल की हम बात करते हैं, फिच की बात करते हैं, तो जो अनुमान जताया जा रहा है कहीं ना कहीं ये बताता है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और उसी वजह से शायद सबकी निगाह जो है भारत की तरफ नजर आती हैं। अब समझना होगा कि किस तरह से भारत कई और देशों के लिए एक उभरता हुआ बाजार तो है ही, लेकिन एक ऐसी ताकत है जिसे अब आप नकार नहीं सकते। वजह कि भारत ग्लोबल साउथ की प्रखर और मुखर आवाज़ है, कई मंचों पर हमने देखा। और इसीलिए जो अन्य देश हैं, चाहे हम नॉर्डिक देशों की बात करें, हम बोलिवियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वो भारत के साथ उन तमाम अलग अलग क्षेत्रों में नवाचार के साथ, इनोवेशन के साथ, रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे वो अपने लेवल पर आगे तरक्की कर पाए। इसीलिए जब भारत किसी के साथ भी कोई भी MOU साइन करता है तो एक वो विन विन सिचुएशन होती है दोनों ही देशों के लिए। और वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हम बात करते हैं मॉर्गन एंड स्टैनली, तमाम जो रेटिंग एजेंसीज हैं, उनका रुख
पिछले एक दशक में हम कह सकते हैं 360 डिग्री टर्न हुआ है भारत के अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ देखकर, जिसमें हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हम बात करते हैं एफएमसीजी। बिल्कुल आंचल, ये तमाम सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से लगातार भारत जो है अग्रणी नजर आता है। जब हम विश्व की बात करते हैं सबसे तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। गोयल स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करने वाले हैं। तो आज की जो महत्वपूर्ण गतिविधि उनकी यहाँ पर रहेंगी, खासतौर से वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत कहीं ना कहीं एक आधार प्रदान करेगी और भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी एफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन पर भी बातचीत को और आसान बनाएगी। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल यूरिक में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। और आपको बता दें केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो है वो लागू करते हुए एक आदेश जारी कर इनकी बिक्री के संबंध में अब नए नियम जो हैं वो तय कर दिए हैं। इस आदेश के तहत अब औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहक सीधे रिटेल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद पाएंगे। आपको ये भी बता दें कि वो अपनी ज़रूरत केवल अपने खुद के पंप से ही पूरी कर पाएंगे। खुदरा पंपों को आदेश दे दिया गया है कि डीजल केवल वाहन के टैंक या फिर PESO से मंजूर कंटेनर में ही बेचा जा सकता है। एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं मिलेगा और खरीदी गई डीजल की फिर से बिक्री भी मना है। तो पेट्रोल डीजल बिक्री पर सरकारी नियम लागू हैं। सही आपूर्ति और उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। इसके माध्यम से औद्योगिक व्यावसायिक ग्राहक खुदरा पंप से अब नहीं खरीद सकेंगे डीजल। बिल्कुल, तो खासतौर से ये यहाँ पर उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी तय की गई है। तेल कंपनियाँ और पंप डीलरों की जो जिम्मेदारी है ये उनकी अपनी जिम्मेदारी उन्हें निभानी होगी। ये नियम जो है कि सही तरीके से लागू हो। 200 लीटर की जो यहाँ पे लिमिट रखी गई है उसका ध्यान उनको रखना होगा और नियम तोड़ने पर केंद्रीय राज्य सरकार के अधिकारी, पुलिस अधिकारी या तेल कंपनी के उच्च अधिकारी जो हैं तलाशी और कार्रवाई वो कर सकते हैं। ये नियम 90 दिन तक या अगले आदेश तक लागू रहेंगे। और इसके साथ ही सरकार का कहना है कि इन कदमों से जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सही कीमत पर सुनिश्चित हो सकेगी और कोई अनुचित लाभ नहीं उठा पाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन से जुड़े कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में राज्य सीआईडी ने गुरुवार को करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद किसी राज्य जांच एजेंसी के समक्ष अभिषेक बनर्जी की ये पहली पेशी रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर अभिषेक बनर्जी शाम करीब 5:50 पर सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे और रात लगभग 11:30 तक वहीं पर मौजूद रहे और उसके बाद रवाना हो गए। तो सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार अभिषेक की ये पहली पेशी थी सीआईडी के सामने। तमाम सारे सवाल का सामना करना पड़ा है अभिषेक बनर्जी को। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 5:50 पर वो पेश हुए और करीब रात 11:30 बजे तक तमाम सवाल जवाबों का सिलसिला भी जारी रहा। आपको बता दें इससे पहले वे सीआईडी द्वारा जारी 3 समन पर उपस्थित नहीं हुए थे और बीमारी तथा उच्च न्यायालय में लंबित याचिका का हवाला देते हुए पेशी से छूट की मांग की गई थी। गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी से इससे पहले कोयला तस्करी और स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। इस बार उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम राहत मिलने के बाद सीआईडी के समक्ष उन्हें पेश होना पड़ा। और आखिर क्या है ये फर्जी हस्ताक्षर मामला, ये भी आपको बता देते हैं। आखिर किस मामले में जो एक इतनी लंबी पूछताछ है वो की गई थी। आपको बता दें कि अगर बात की जाए 6 मई की तो टीएमसी की एक बैठक हुई थी और यहाँ पर विधानसभा सचिवालय को पार्टी ने चिट्ठी भी भेजी थी। इसके साथ साथ 13 मई की अगर बात की जाए तो अभिषेक बनर्जी के हस्ताक्षर से ये चिट्ठी भेजी गई, यानी उस पर उनके हस्ताक्षर थे। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों के सबूत मांगे और अब उसी मामले में एक लंबी पूछताछ यहाँ देखने को मिल रही है। 19 मई को 70 विधायकों के हस्ताक्षर वाला जो लेटर है
वो यहाँ देखा गया था और साथ ही इस बैठक में 35 विधायक भी नहीं पहुंचे। तो विधायकों ने चिट्ठी में अपने साइन पर ही सवाल उठाए थे खुद विधायकों ने, और यही वजह रही कि अभिषेक बनर्जी तमाम सवालों में घिरे और उसके बाद सीआईडी से जवाब देने पड़े सीआईडी को, और तमाम तरह के सवाल जवाब हुए। 6 मई को टीएमसी की बैठक में नेता विपक्ष का चुनाव हुआ और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से भी कह दिया है कि उन्हें और अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि अभिषेक बनर्जी की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। The point is this: challenging is summoned. One criminal revision petition was filed. That was listed on Friday. Vacation bench. 6 hours I sat for that matter. Matter was not called on. Then at the end I mentioned the matter before the honorable judge. The honorable judge said that the matter will come up on Wednesday. तो मुश्किलें यहाँ टीएमसी की बढ़ रही हैं, ममता बनर्जी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, किसी एक को उनको चुनना होगा। और अब अगर देखा जाए तो लगातार फिर चाहे पार्टी के जो विधायकों की हम बात करें उनकी संख्या कम हो रही है और जो सांसद हैं वो भी अब लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर चुकी है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। और पिछले 12 सालों में राष्ट्रप्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर ईडी न्यूज़ एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आया है। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। तो चांद से लेकर शिप तक और अंतरिक्ष से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक भारत आज विज्ञान और तकनीक की दुनिया में नई उड़ान भर रहा है। बीते 12 वर्षों में देश ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिन्होंने भारत को केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक गढ़ने वाली ताकत बना दिया है। और ऐसे में आइए देखते हैं विज्ञान और तकनीक के इस रोमांचक सफर पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। कभी दुनिया की तकनीक पर निर्भर रहने वाला भारत आज खुद भविष्य की तकनीक विकसित कर रहा है। बीते 12 वर्षों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जिस तेजी से प्रगति की है, उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई कई बड़ी वैज्ञानिक योजनाओं ने
भारत को टेक्नोलॉजी कंज्यूमर से टेक्नोलॉजी क्रिएटर बनाने की दिशा में मजबूत आधार दिया है। तो आइए आपको विज्ञान और तकनीक के रोमांचक सफर पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि बीते 12 सालों में भारत ने क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में इसरो के चंद्रयान और गगनयान मिशन प्रमुख हैं। जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बना। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने वहां तापमान, मिट्टी और रासायनिक संरचना से जुड़े अहम वैज्ञानिक डेटा जुटाए। वहीं गगनयान मिशन भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है। इसके लिए लगभग 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। 2024 से 25 के दौरान इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कई क्रू एस्केप टेस्ट, पैराशूट टेस्ट और सुरक्षा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, जबकि 4 भारतीय टेस्ट पायलट अपनी स्पेस ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। भारत ने 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य भी तय किया है। अब अगर तकनीक की दुनिया की बात करें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बनकर उभरा है। दिसंबर 2021 में शुरू हुए इस मिशन के तहत सरकार ने 76,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया, ताकि भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिजाइन को बढ़ावा दिया जा सके। आज सेमीकंडक्टर चिप्स मोबाइल, कार, मिसाइल, एआई और सुपर कंप्यूटर तक हर आधुनिक तकनीक का ब्रेन माने जाते हैं। यही वजह है कि भारत अब इस रणनीतिक क्षेत्र में तेजी से निवेश कर रहा है। दिसंबर 2025 तक देश के 6 राज्यों में 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश वाले 10 बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही सेमीकॉन इंडिया 2025 जैसे मंच भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में बढ़ते वैश्विक विश्वास को भी दर्शाते हैं। इसके अलावा देश भर में अलग अलग जगहों पर सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किए जा रहा है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक भारत अपनी घरेलू जरूरतों की अधिकांश चिप्स खुद ही डिजाइन और तैयार करने लगे। इसके साथ ही चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, AICTE सेमीकंडक्टर कोर्सेज और NIELIT लैब्स के जरिए हजारों इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत तकनीकी नींव तैयार करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। मार्च 2024 में शुरू हुआ इंडिया AI मिशन लगभग 10,372 करोड़ रुपए के बजट वाला भारत का सबसे बड़ा AI कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत को AI इनोवेशन हब बनाना है। इस मिशन के तहत अब तक 38,000 से ज्यादा GPUs उपलब्ध कराए जा चुके हैं, ताकि भारतीय स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स कम लागत पर AI मॉडल्स तैयार कर सकें। भारत अपने खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी भारतीय चैट GPT जैसे सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए सर्वम AI, भारत जैन, फ्रैक्टल और टेक महिंद्रा जैसी 12 कंपनियों का चयन किया गया है। AI कोश नाम का प्लेटफॉर्म 5,500 से ज्यादा डेटा सेट्स और 251 AI मॉडल्स उपलब्ध करा रहा है। हाल ही में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भी भारत के AI मॉडल्स और नवाचारों को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली। इसके अलावा सरकार स्वास्थ्य, कृषि, साइबर सुरक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए AI एप्लीकेशंस भी विकसित कर रही है। यही वजह है कि आज AI केवल विदेशी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत भी तेजी से ग्लोबल AI रेस में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इसके अलावा बीते कुछ वर्षों में भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी, 5G, डिजिटल पेमेंट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी तेज प्रगति की है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है, जहां हर महीने अरबों UPI ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। 5G रोल आउट दुनिया के सबसे तेज नेटवर्क विस्तारों में गिना गया और बायोटेक्नोलॉजी में भारत वैक्सीन पावर हाउस के रूप में उभरा है। कोविड-19 के दौरान भारत ने रिकॉर्ड समय में कोवैक्सीन और कोविन प्लेटफॉर्म तैयार करके दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता दिखाई थी। यही नहीं, नेशनल क्वांटम मिशन और डीप ओशियन मिशन जैसे कार्यक्रम भविष्य की तकनीकों के लिए भारत की दीर्घकालिक तैयारी को भी दर्शाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो बीते 12 वर्षों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में केवल प्रगति नहीं की, बल्कि अपनी एक नई पहचान भी बनाई है। आज का भारत केवल डिजिटल इंडिया ही नहीं, बल्कि साइंटिफिक इंडिया और इनोवेटिव इंडिया के रूप में भी दुनिया के सामने उभर रहा है।
और अब बात पूर्वोत्तर भारत की करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के विकास, ऊर्जा सुरक्षा और सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असम और नागालैंड के बीच सीमा क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज का रास्ता खुल गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की पहल पर दोनों राज्यों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच हुए इस ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौते को न केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, बल्कि ये वर्षों पुराने सीमा विवाद के समाधान की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर में विकास को गति और आर्थिक उन्नति के तहत गुरुवार को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई। असम नागालैंड सीमा पर विवादित क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए नागालैंड सरकार, असम सरकार और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को प्रधानमंत्री के विकसित उत्तर पूर्व की संकल्पना को पूरा करने वाला बताया। हम ऐसे क्षण के साक्षी बन रहे हैं जो कई प्रकार से इतिहास में आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समृद्ध उत्तर पूर्व, विकसित उत्तर पूर्व, इसकी संकल्पना उत्तर पूर्व और भारत के सामने रखी है, आज इसमें बहुत बड़ा हर्डल हमने दूर करने का काम किया है। राष्ट्र प्रथम की भावना राजनीतिक दलों, उनकी नीतियां और व्यक्ति के लिए तो समझ सकते हैं, मगर आज मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्तर पूर्व राष्ट्र प्रथम की भावना से ये समझौता कर आगे बढ़ रहा है। जिस स्पिरिट में आज का ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग केंद्रीय सरकार और नागालैंड और असम की सरकार में जो कंक्लूड हुआ और इसमें जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, मुझे पूरा विश्वास है सर कि आने वाले समय में जो भी पहले समस्याएं थी दैट दे कैन बी ओवरकम। इस मौके पर असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि समझौते से इस पूरे इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। ये समझौता ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब दुनिया संकट का सामना कर रही है और भारत बहुत अधिक दरों पर हाइड्रोकार्बन का आयात कर रहा है। लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाइड्रोकार्बन पर यह व्यवस्था पूरी निष्ठा के साथ लागू की जाएगी। This arrangement on hydrocarbon will be implemented in letter and spirit. Oil operation is a milestone. तेल अभियान न केवल उत्तर पूर्व क्षेत्र बल्कि पूरे देश की प्रगति में एक मील का पत्थर है। माना जा रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के जो समाचार पत्र हैं उनमें कौन सी ऐसी दिलचस्प खबरें जो हैं आज प्रकाशित हुई हैं जो कि कई मायनों में खास हो जाती हैं। और संध्या, क्या कुछ खबरें हैं आज? बिल्कुल मुकुल, सबसे पहले हम देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। आपको बता दें कि देश की सुरक्षा के साथ आर्थिकी को भी किस तरह से भारतीय ड्रोन मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना, सरकार और उद्योग जगत की रणनीति में लगातार बदलाव आ रहे हैं और चमत्कारिक परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि 2000 से अधिक हमलावर ड्रोन बनाने में सक्षम है भारत और 600 कंपनियां और 100 स्टार्टअप मिलकर देश में मजबूत कर रहे हैं पूरे ड्रोन का इकोसिस्टम। और इतना ही नहीं, 20,000 करोड़ के ड्रोन घरेलू कंपनियों से खरीदने जा रही है भारत सरकार। तो लगातार हम देख रहे हैं कि तकनीक और प्रौद्योगिकी के कदम ताल करते हुए किस तरह से रक्षा क्षेत्र को और भी मजबूत बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और अब जो दूसरी खबर है आपको बता दें, ये प्रकाशित हुई है कि किस तरीके से जब हम अर्थव्यवस्था की तो बात कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा बाजार है, शेयर बाजार की अगर बात की जाए, अब तक हम देखते थे कि BSE और NSE पर जो शेयर का भाव है वो हमें कुछ अलग अलग नज़र आता था, लेकिन अब सेबी ने जो प्रस्ताव दिया है उसके तहत BSE और NSE पर जो शेयर है उसका भाव एक ही आपको नज़र आएगा। ये इसलिए काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि अगर एक ट्रेंड जो है हमें NSE पे देखने को मिल रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि BSE पे भी हमें
हम देख पाते थे और ऐसे में दोनों में को एडजस्ट करना कहीं ना कहीं एक चुनौती बन जाता था सेबी के लिए भी। और एक ही शेयर की जो कीमतें थी वो दोनों जगह उनमें एक बड़ा अंतर कहीं ना कहीं नजर आ जाता था। लेकिन अब ये नया प्रस्ताव सेबी की तरफ से दिया गया है, जिसके चलते अलग अलग एक्सचेंज पे ही हम देखेंगे जो एक शेयर का भाव है वो दोनों एक्सचेंज पे हमें बिल्कुल एक समान नजर आएगा। और साथ ही इसके साथ जो प्राइस बैंड है या बेस प्राइस है वो भी दोनों में समान अब नजर आ सकेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें अगर देखा जाए तो दूसरे एक्सचेंज जो है अगले 2 दिन के लिए कोशिश की जाएगी कि अगले 2 दिन तक ये जो प्राइस बैंड है इसको सेम रखा जाए, यानी दोनों एक्सचेंज पर जो समान भाव हैं वो आपको नज़र आएंगे। और इसके चलते जो निवेशक हैं उनको भी हम कह सकते हैं कि अब ट्रेडिंग करने में जो मुश्किल है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो ये कुछ खबरें हैं जो कि आज प्रकाशित हुई थी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरों पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक दावा किया है। ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक शानदार समझौता किया है और अब बस कागजात को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। ट्रंप के अनुसार अगले कुछ दिनों में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शायद यूरोप में इस पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा ईरान किसी भी तरह का न्यूक्लियर हथियार भी नहीं खरीदेगा। डील होते ही यूएस ब्लॉकेड को हटा दिया जाएगा और स्ट्रेट हॉर्मुज़ खुल जाएगा, जिससे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason, which is a big part of the reason. They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. तो डील होती है या नहीं, समझौते के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति होगी वो आने वाला जो वक्त है उसमें हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो गया है नया सवेरा में मनी मंत्रा का। जी हाँ, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे किस तरीके से आपकी जो बचत है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेवल करने के दौरान आप कैसे अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो कॉम्बो टिकट का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए कॉम्बो टिकट का चुनाव करें और इस आप पैसे बचाने में कामयाब हो सकते हैं। कॉम्बो टिकट से आपका लगभग 40% टिकट चार्ज बच जाता है। तो बचत के तमाम अलग अलग तरीके हैं, आप कैसे अपना सकते हैं और एक सुखद यात्रा का अनुभव भी ले सकते हैं। स्मार्टफोन को आप अपना गाइड बना सकते हैं और इतना ही नहीं, ऐतिहासिक जगहों पर जब आप जाते हैं तो इसके लिए ऑडियो गाइड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ऑडियो गाइड ऐप्स या फिर YouTube की भी आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा आजकल हम जुड़ रहे हैं, तो आप ये अलग अलग ऐप हैं इनका माध्यम बना सकते हैं और इनकी मदद ले सकते हैं। और नाइट ट्रैवल को आप प्राथमिकता दे सकते हैं, ताकि आपको जो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कितने दिन रुकना चाहते हैं, कितनी रातें बिताना चाहते हैं, उसका भी सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बचत के साथ आप कैसे ट्रैवल करें, ये हम अपने इस खास सेगमेंट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये तो बात हुई आपकी बचत की और आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक दिन एक उत्सव में आज क्या है खास। तो
चलिए इस विशेष सीरीज के माध्यम से आज चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के विश्व प्रसिद्ध तिरुवन्नमलाई अरुणाचलेश्वर मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया शुक्र प्रदोष व्रत। पंचभूत स्थलों में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला ये पावन धाम भगवान शिव के प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। वेद मंत्रों की गूंज, धूप और दीप की दिव्य सुगंध और अन्नामलैयारकू अरोहरा के जयकारों से गूंजता मंदिर परिसर। तिरुवन्नमलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में शुक्र प्रदोष व्रत के अवसर पर भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। सोचने मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले इस पवित्र धाम में प्रदोष काल का विशेष महत्व माना जाता है। मंदिर के 5वें प्राकार में स्थित विशाल नंदी भगवान का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष अभिषेक किया गया और श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से नंदी भगवान के दर्शन कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। सनातन परंपरा में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। प्रत्येक माह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आने वाला ये पर्व शिव आराधना का विशेष अवसर होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और नंदी देव की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है और कुंडली में मौजूद शुक्र दोष का प्रभाव कम होता है। यही कारण है कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। विशेष अभियान के दौरान नंदी भगवान को चावल के आटे, हल्दी, शहद, पंचामृत, दूध, दही, नारियल जल, गन्ने के रस, नींबू के रस, विभूति और चंदन सहित अनेक पवित्र सामग्रियों से अभिषेक किया गया। इसके बाद रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। महादीपाराधना के समय पूरा परिसर शिवमय हो उठा और श्रद्धालु नंदी भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हुए सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करते नजर आए। तिरुवन्नमलाई का अरुणाचलेश्वर मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि शिव भक्ति, आध्यात्मिक साधना और सनातन परंपरा का जीवंत केंद्र है और शुक्र प्रदोष का ये पावन अवसर श्रद्धालुओं को नंदी के माध्यम से महादेव की आराधना का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स ट्रैक का रुख कर लेते हैं। और जब हम खेल जगत की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया पर इस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, और उसका खुमार चढ़ा हुआ है। खासतौर से इसका जो भव्य उद्घाटन समारोह हुआ उसके साथ हमने देखा किस तरीके से इसकी शुरुआत की गई। मेक्सिको सिटी में हुई पहली ओपनिंग सेरेमनी में ग्लोबल म्यूजिक स्टार शकीरा ने परफॉर्म किया। उद्घाटन समारोह में मेक्सिको की संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। और वहीं फुटबॉल विश्व कप के दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया का सामना चेक रिपब्लिक से हो रहा है। इस मैच को देखने के लिए दोनों देशों के प्रशंसक मेक्सिको पहुंचे हैं। पहले मैच में सह मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। ग्रुप ए के इस मैच में मेक्सिको के लिए किनोनेज ने 9वें और सिंडेस ने 67वें मिनट में गोल किए। खास बात यह रही कि इस मैच में 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया गया। मेक्सिको की जीत के बाद एज़टेका स्टेडियम के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। मेक्सिको के प्रशंसकों के लिए मेक्सिको को अपने घर पर फुटबॉल विश्व कप मैच जीतते हुए देखना एक यादगार अनुभव रहा। मेक्सिको के दक्षिण अफ्रीका को हराने ही आपको बता दें पूरे मेक्सिको में खुशी की लहर दौड़ गई। एज़टेका स्टेडियम पहला स्टेडियम बना जिसने 3 बार विश्व कप के उद्घाटन मैच की मेजबानी की। फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच को लेकर पूरे मेक्सिको में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मेक्सिको के गल्फ कोस्ट में स्थित वेराक्रूज में प्रशंसकों ने एक साथ मिलकर मैच देखा। फुटबॉल विश्व कप महंगी टिकटों के लिए भी चर्चा में है। हालांकि इसके बावजूद प्रशंसकों ने उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई। वहां पर हजारों प्रशंसक जो मैच देखने स्टेडियम नहीं जा सके, उन्होंने फैन जोन में एक साथ मैच देखा।
फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेक्सिको की जीत के बाद मेक्सिको सिटी में प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। शहर के जोकालो स्क्वायर में प्रशंसक टीम की जर्सी पहनकर इकट्ठा हुए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2010 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा ले रही है। टीम को पहले मैच में सह मेजबान मेक्सिको के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हार से टीम के प्रशंसक बेहद दुखी नजर आए। हालांकि उन्हें अगले मैच में चेक रिपब्लिक के खिलाफ टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। खिताब की प्रबल दावेदार फ्रांस की टीम विश्व कप के पहले मैच की तैयारियों में जुटी हुई है। फ्रांस को अपना पहला मैच 16 जून को सेनेगल के खिलाफ न्यूयॉर्क में खेलना है। फ्रांस के ग्रुप में नॉर्वे और इराक है। फ्रांस को अपने आखिरी वार्म अप मैच में आइवरी कोस्ट के खिलाफ 2-1 से अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। आइवरी कोस्ट की टीम ने विश्व कप के अपने पहले मैच से पहले अभ्यास किया। आइवरी कोस्ट का पहला मैच 14 जून को इक्वाडोर के खिलाफ होगा। आइवरी कोस्ट की टीम 2014 के बाद पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रही है। तो देखिए आपने फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई तमाम खबरें और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 13 जून से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई गति देंगे और स्लोवाकिया के साथ तकनीक, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेंगे। इस दौरे का फोकस रक्षा सहयोग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, स्टार्टअप्स और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर रहने वाला है। 13 से 18 जून तक होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत की यूरोप नीति और वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सबसे पहले फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे, जहां 14 जून को उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से होगी। दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसे इस वर्ष और ऊंचे स्तर पर ले जाया गया है। नीस में दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स हिस्सा लेंगे। इसे दोनों देशों के बीच बढ़ती इनोवेशन साझेदारी का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इसके बाद फ्रांस के एवियन शहर में 16-17 जून को आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां भारत को एक पार्टनर देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। At the invitation of the Prime Minister of the Slovak Republic, His Excellency Mr. Robert Fico, our Prime Minister will pay a state visit to the Slovak Republic from 14 to 16 June. This visit is historic, as it would be the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovak Republic since its independence in 1993. Prime Minister will also interact with Slovak business leaders. Prime Minister will also hold talks with the President of Slovakia, Mr. Peter Pellegrini, at the Presidential Palace. G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी होने की संभावना है। पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक चुनौतियां और तकनीकी सहयोग भी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार देने पर भी जोर रहेगा। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां भारतीय स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will begin his visit to France in Nice. This visit is at the invitation of President of France, His Excellency Mr. Emmanuel Macron. This is Prime Minister's 7th official visit to France. During the visit to Nice, Prime Minister will hold comprehensive discussions with President Macron, covering full range of areas of our partnership, as well as they will exchange views on regional and international issues of importance. Prime Minister Modi will also jointly inaugurate Bharat Innovates along with President Macron. Advanced computing, biotechnology, agri-tech, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में काम कर रही भारतीय स्टार्टअप्स वैश्विक निवेशकों और कंपनियों के सामने अपनी संभावनाएं पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कई निवेश समझौते और कारोबारी साझेदारियां भी सामने आ सकती हैं। दुनिया भर से करीब 300 कंपनियों और निवेशकों के इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
दौरे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के निमंत्रण पर हो रही ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र होने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। दोनों देश व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी सहयोग तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि ये यात्रा मध्य यूरोप में भारत की बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक मौजूदगी को और मजबूत करेगी। अखिलेश सुमन के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने फ्रांस के नीस शहर की अगर बात की जाए 14 से 16 जून तक यहाँ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के उभर रहे डीप टेक उद्यमियों को वैश्विक पहचान दिलाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर विनीत जोशी से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनिए। जब हम बात इनोवेशन की करते हैं तो इनोवेशन आज भारत में एक क्रांति की तरह हो गई है। यानी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक इनोवेशन को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अब भारत पहली बार एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है जब भारत इनोवेट 2026 ये आयोजन फ्रांस के शहर नीस में किया जा रहा है। यानी भारत के स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे मंच में जो स्टार्टअप्स जा रहे हैं वो हमारे ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों से ही जुड़े हुए हैं। यानी शिक्षा के माध्यम से इनोवेशन को हम अंतर्राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं। तो इसके मायने क्या हैं? बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर विनीत जोशी। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर जोशी, ये हम मान के चल रहे हैं कि एक ऐतिहासिक पहल है। मतलब हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिस इनोवेशन को काम करते आ रहे हैं, अब हम उनको एक मंच दे रहे हैं, वो भी देश के बाहर। किस तरह का मायने और महत्व रखता है ये भारत इनोवेट हमारे हायर एजुकेशन के लिए? जी, बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो कि भारत सरकार ने लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। और जैसा हम सब जानते हैं कि जब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 की, तो उसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप ये एक बहुत मेजर उसके आयाम थे। इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए ये भी उसमें लिखा गया था कि अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री ये साथ साथ आएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी कि क्यों ना हम एक, अब ऐसा समय आ गया है कि भारत को हम विश्व में दिखाएं कि जो भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में जो इनोवेशन हो रहा है वो कितना डीप रूटेड है और उससे कितना ज़्यादा चेंज संभव है। Change in terms of affecting the number of people, large number of people who can be affected, और दूसरा change कि it can be done in a cost effective way, and thirdly that there are many of the things which were being done in the new areas। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि क्यों ना अब जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें जो डीप टेक्नोलॉजीज़ में इनोवेशन हो रहे हैं उसको हम बाहर दिखाएं। उसके दो उससे पहलू होंगे। एक तो हम विश्व को एक भारत, एक हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसको हम दिखा सकेंगे कि हमारे यहाँ अब टेक्नोलॉजी में, डीप टेक्नोलॉजी में किस तरीके की नई चीज़ें संभव हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको चाहे वो कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत हो, चाहे उनको मार्केट की ज़रूरत हो, चाहे उनको एकेडमिक टाई अप्स की ज़रूरत हो, उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकें
तो ये इन दो चीज़ों को एड्रेस करने वाला है। वैसे हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं लैब टू मार्केट, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया जा रहा है और अब इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन ये पहली बार होगा कि हमारे 15 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब उच्च शिक्षण संस्थान हैं जिन्हें भारत सरकार की ओर से मंच दिया जा रहा है। जब हम अन्य देशों के भी हायर एजुकेशन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप ये शब्द बहुत महत्व रखते हैं। तो ये भारत इनोवेट कैसे हमारे हायर एजुकेशन के जितने संस्थान हैं उन्हें भी एक पुश देगा इनोवेशन के माध्यम से? जी देखिए, जो मैंने अभी पहले कहा कि भारतीय हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने बोला कि इनोवेशन को एक पुश दिया जाए। इसके तहत कई काम हुए। अगर स्कूली शिक्षा में बोले तो अटल टिंकरिंग लैब्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस तरीके से हायर एजुकेशन में बात बोलें तो आइडिया लैब्स हमारे यहाँ पे आई। उसके अलावा अगर पूरे इकोसिस्टम की बात करें शिक्षा के मंत्रालय के बाहर तो आरडीआई की स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई, स्टार्टअप इंडिया आया, स्टैंड अप इंडिया आया, तो एक तरीके का माहौल बनने लगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो कहीं ना कहीं उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए थे और ये शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के अलावा जो इंडस्ट्रियल पार्क्स थे, जो रिसर्च पार्क्स थे, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया कि कैसे जो लैब टू मार्केट की जो प्रधानमंत्री जी की सोच है उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सके और यहाँ पे ये कनेक्ट मिला। तो इसको देख करके सोचा गया कि अगर एक ऐसा मंच लोगों को दिया जाए जहाँ पे एक व्यवस्थित तरीके से, आपको इसके बारे में पता होगा, जब हम लोगों ने भारत इनोवेट्स की प्लानिंग करी तो ये था कि शुरू में हम पूरे के पूरे देश से जो स्टार्टअप्स हैं अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में उनसे उनको बुलाएं और एक उनकी प्रतियोगिता से कराएं। तो हमने प्रतियोगिता करी, करीब 1200 से ज़्यादा इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये करीब करीब प्रक्रिया हमारी 6 महीने तक चली और पहले 1200 थे, 1200 से फिर हम 900 पे आए, 900 से फिर 300 पे आए और 300 से फाइनली हमने 120 के करीब स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया और ये एक बड़ी रिगरस प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट किया जिसको एक समिति बनी थी, उसकी अध्यक्षता प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र साहब ने करी और जो हमारे स्टार्टअप्स बन करके आए इनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी ही नहीं, इनकी टेक्निकल यूनिकनेस, इनकी भारतीयता की पहचान और इनकी फीजिबिलिटी, इनकी कॉमर्शियल वायबिलिटी, इन चीज़ों को भी अलग अलग एक्सपर्ट्स ने देखा। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने ये अब 120 स्टार्टअप्स को फाइनली सेलेक्ट किया है जो कि नीस जाएंगे। जी, वैसे डॉक्टर जोशी देखें तो विश्व भर में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट्स हैं जिनका ये कोशिश होती है कि हम उन लोगों के साथ जुड़ें जो हमें स्केल दे सके प्रोडक्शन का, टेक्नोलॉजी का भी। उस मायने में भारत की ओर भी विश्व देखे हमारा ये प्रयास है। तो हमारे पास ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं जो आपको लगता है जिसके आधार पर विश्व को अब भारत की ओर देखना चाहिए कि भारत भी इनोवेशन हब है? अगर आप जो ये 120 स्टार्टअप्स हमारे जा रहे हैं बाहर पार्टिसिपेट करने, उसमें देखें तो उसमें आप हर एक में यह पाएंगे कि उनके अंदर में ये यूनिकनेस है। या तो वो एक बहुत ही कम कॉस्ट पे किसी चीज़ को कर दे रहे हैं या वो ऐसी यूनिक चीज़ लेकर के आए हैं जो कि बहुत बड़े एरिया के लिए या बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करी जा सकती है, या तीसरी चीज़ है कोई चीज़ बहुत जल्दी करी जा सकती है। तो ये 3 तरीके की विशेषताएं हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि विश्व डेफिनेटली जब हम इनको जा कर के वहाँ दिखाएंगे नीस में, फ्रांस में, तो सारे के सारे विश्व इसकी तरफ आकर्षित होगा और डेफिनेटली जो भारत का नाम एक सॉफ्ट टेक्नोलॉजिकल पावर है उसमें आगे बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि भारत इनोवेट्स में नीस में 45 से ज़्यादा दुनिया के बड़े बड़े निवेशक हैं जो आ रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी ये रेगुलेट कर रहे हैं। तो हम किन आउटकम्स को, किन उम्मीदों को लेकर वहाँ जा रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, इस दिशा में प्रयास हम लोगों ने काफ़ी समय से शुरू किया हुआ है। जब ही हमारे 120 स्टार्टअप सेलेक्ट हो गए थे तो सेलेक्ट होने के बाद ही हमने इन लोगों के बारे में विश्व को बताना शुरू किया और जो लोग उसमें इंटरेस्टेड थे उन लोगों ने अभी मतलब बातचीत शुरू हो गई है और अलग अलग स्टेजेस पे हैं वो, क्योंकि उनसे हम लोगों ने अनुमति नहीं ली इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन इस तरीके के टाइप्स हो रहे हैं। कुछ ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के किसी मार्केट में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके के टाइप्स आपको दिखाई देंगे जो कि नीस में होंगे।
जी, और सबको उम्मीद है कि बड़े रिजल्ट सामने आए, क्योंकि ये बिल्कुल। पहल है, अभी ये पहला कदम है हमारा, लेकिन हम छलांग लंबी लगाने को तैयार हैं। लेकिन हमारे शिक्षण संस्थानों के लिए क्या कुछ बदलेगा भारत इनोवेट की सफलता के बाद? क्योंकि अभी जितने हम लिस्ट देख रहे हैं उसमें जितने स्टार्टअप्स हैं वो हमारे IITs या IISc के साथ जुड़े हुए हैं या अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ जिनका नाम है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं? फिर मैं आपको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पे एक बहुत बड़ा फोकस दिया गया है कि अब हम इस तरीके के छात्रों को कॉलेजेस से निकालें जो कि नौकरी करने वाले ही ना हों, बल्कि उसमें से कई लोग नौकरी देने वाले हों, जो कि एंटरप्रेन्योर हों। और ये एक माइंडसेट का चेंज हमको दिखने में मिल रहा है। तो इस दिशा में ये भारत इनोवेट स्पेशली इसको करने का तरीका, क्योंकि हमने इसको ऐसे नहीं किया कि तुरंत सेलेक्ट कर लिया, हमने एक बड़ी प्रक्रिया करी, बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन किया। इसमें हम लोगों ने स्कूलों को जा कर के बताया कि इस तरीके की चीज़ होती है। आइडिया ये है कि बच्चों को एक नवाचार में इंटरेस्ट पैदा हो और उनको लगे कि अगर वो इनोवेशन करते हैं, नवाचार करते हैं, तो उनके लिए भी ये राष्ट्र, इस हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ी ज़रूरत है और बहुत बड़ा मार्केट है और देश के डेवलपमेंट में वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके का हम लोगों ने सेमिनार, वेबिनार्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ में भी किया है, यह मैसेज देने के लिए कि नवाचार अगले आने वाले समय में विकसित भारत 2047 तक हमने जो करने का प्रण लिया है, उस दिशा में प्रयास करने के लिए नवाचार एक बहुत बड़ा रास्ता होने वाला है। और इस तरीके के चेंजेस हमारे इस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के बाद में और बढ़ेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भारत इनोवेट्स 2026 हो रहा है, ये एक वन ऑफ इवेंट नहीं होने वाला है। इसमें जो अभी हमको, जैसे हमने प्रोसेस किए, इसमें जो हमको लर्निंग्स हुई, उन लर्निंग्स का यूज़ और जो हमारे वहाँ पे स्टार्टअप्स हो करके आएंगे, उनके एक्सपीरियंस का यूज़ करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे और भारत इनोवेट्स साल दर साल होता रहेगा। क्या स्वरूप होगा यह बाद में पता चलेगा, लेकिन ये एक वन ऑफ इवेंट ना होकर के एक कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह आगे चलेगा। अंत में हमारे देश में 2.25 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप में से कई स्टार्टअप्स इसमें हमारे साथ जा रहे हैं। स्टार्टअप्स की एक बहुत बड़ा योगदान है भारत के विकास में। स्टार्टअप करना एक सरल काम नहीं होता, इसमें सक्सेस भी है तो फेलियर भी है। मुझे जैसा पता है कि फेलियर ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं आप सभी से बड़ा प्रभावित हूँ कि फेलियर होने के बावजूद भी आप लोग लगे हुए हैं और आज हम हमारे पास 2.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास 120 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स भी हैं। तो इस कार्य में लगे रहिए। हम लोग, जहाँ तक शिक्षा विभाग का सवाल है, अपने शिक्षा विभाग के इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे एकेडमी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट साथ मिल कर के, और पॉलिसी मेकर, एकेडमी, इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर्स साथ मिल कर के एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सकें जहाँ से जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल चीज़ें पढ़ें और सोसाइटी के लिए यूज़फुल चीज़ें बनाएं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस कार्य को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें साझा करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षा मंत्रालय को भारत इनोवेट की सफलता के लिए। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। तो आज के लिए नया सवेरा में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी संध्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।